आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। क्या वुमेन्स जो थी उन्होंने भी रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, उनके लिए भी क्रांति हुई। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। मतलब अगर हम देखें फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, मतलब फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके स्टार्टिंग से ही वुमेन का भी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, मतलब उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, मतलब फ्रांस की सोसाइटी के फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आए तो उन चेंजेस को लाने में वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब उन्होंने मतलब होप की वुमेन्स ने कि अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस रिवोल्यूशन के अंदर तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होगी, न्यू गवर्नमेंट, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, तो वो उनकी लाइफ जो है उनके उसके अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। मतलब ज़्यादातर जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की वो अपने लाइफ के लिए मतलब कुछ ना कुछ किसी वर्क में एंगेज होती थी। दे वर्कड एज अ सेमस्ट्रेसेस, मतलब धोबिन और लॉन्ड्रीज प्रेस करने वाले जो वुमेन्स है इस तरह के वर्क, या सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। मतलब जो रिच पीपल थे उनके घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मतलब एक मतलब जिस तरह से घरों के काम करने के लिए घर में नौकरानी रख लेते हैं, इस तरह के डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में वो वर्क करती थी, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स को मार्केट में सेल करने का वर्क करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो वुमेन थी उन्हें एजुकेशन का कोई राइट नहीं मिला हुआ था और ना ही कोई उन्हें जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग लेने की परमिशन थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। मतलब सिर्फ जो नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली या किसी वेल्थियर फैमिली से, मतलब किसी रिच फैमिली से अगर वो बिलोंग करने वाली हो थर्ड स्टेट के, तो ही वो इन कॉन्वेंट स्कूल के अंडर स्टडी कर सकती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। और उसके बाद मतलब और क्या कंडीशन थी इन वुमेन्स की कि जहाँ उनके पेरेंट्स चाहें, उनके फैमिली मेंबर्स वहीं जहाँ वो उनकी मैरिज तय करते वो उन्हें वहीं जो है अपनी शादी करनी पड़ेगी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब जो वर्किंग वुमेन थी उन्हें जॉब के साथ साथ मतलब अपनी फैमिलीज को भी टेक केयर करना पड़ता था, उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। दैट इज कुक, फेच वाटर। अब कौन से वर्क, मतलब जो फैमिलीज थी उनकी टेक केयर के साथ साथ खाना पकाना, फेच वाटर पानी लाना, क्यू अप फॉर ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का पालन पोषण करना या उनकी देखभाल करना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। अब जो भी अगर वर्किंग वुमेन थी तो उनके जो वेजेस थे वो बहुत ही कम थे मैन की कंपैरिजन में। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब इन सभी से निपटने के लिए अपने राइट्स की आवाज, मतलब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने के लिए जो ये वुमेन्स थी इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और अपने न्यूज़पेपर के थ्रू जो है अपने व्यूज को रखा, अपने राइट्स की डिमांड की। About 60 women clubs came up in different French cities। मतलब 60 क्लब जो है इन वुमेन्स के लिए ओपन किए गए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी सोसाइटी थी, एंड रिपब्लिकन और जो रिपब्लिक के फेवर में थी,
उन सभी में वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, उनमें वुमेन क्लब भी जो है सबसे फेमस थे। वन ऑफ देयर, इनमें से एक, वन ऑफ them main demands was that women enjoy the same political rights as men। मतलब इन क्लब्स के थ्रू जो भी मेन डिमांड थी वुमेन की वो थी कि जो भी पॉलिटिकल राइट्स मैन को मिले हुए हैं सेम इन वुमेन्स को भी मिले। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो सबसे ज्यादा इनकी निराशा का रीजन था वो था जो 1791 में बने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्हें एक पैसिव सिटीजन्स के रूप में प्रूव किया गया। मतलब इन्हें कोई भी वोट, पैसिव सिटीजन मतलब इन्हें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी, कोई इन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, इसीलिए इन्होंने वोटिंग की डिमांड की। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और वोटिंग की राइट के साथ साथ इन्होंने डिमांड की कि वो असेंबली के लिए भी इलेक्ट की जाए। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और ये भी किसी पॉलिटिकल राजनीतिक पद को संभालें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और इसके थ्रू ही जो है न्यू गवर्नमेंट के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन भी शो की जा सकती है। इन द अर्ली years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women। और इस तरह की जो न्यू रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी उसने इंट्रोड्यूस किया गया कि दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, अब इसमें रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट बनी उसने क्या कुछ चेंजेस किए, मतलब उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट तो नहीं दिए बट उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस जरूर किए। फॉर एग्जाम्पल, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए जिसके थ्रू उन्हें एजुकेशन का राइट मिल गया। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, और इन स्टेट गवर्नमेंट मतलब इन गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन थी उसे कंपल्सरी कर दिया गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will, और एक अगला मतलब जो नेक्स्ट राइट मिला वो था कि इन गर्ल्स की बिना इनकी मर्जी के, विल के जो है इनकी शादी, मैरिज किसी से भी कर दी जाती थी। तो अब ऐसा एक मतलब लॉ बना दिया गया कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं इन गर्ल्स की जो मैरिज है वो उनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। Marriage was made into a contract enter into freely and register under civil law, मतलब सिविल लॉ के अंडर जो भी मैरिज थी वो इसमें मतलब मैन की और वुमेन दोनों की ही परमिशन, मतलब दोनों की सहमति होना कंपल्सरी कर दिया गया। दोनों ही अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री थे। डिवोर्स वाज मेड लीगल, अगर वो चाहें तो डिवोर्स जो है ले सकती थी। अब उसको एक लीगल कानूनी रूप से मान्यता मिल गई। एंड कुड बी अपॉइंटेड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब जो वुमेन्स थी उन्हें जॉब्स के लिए ट्रेनिंग भी वो ले सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसमैन, वो कोई आर्टिस्ट भी बन सकती थी या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर सकती थी, चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, हालांकि जो वुमेन्स थी उनका पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर कौन सा टाइम पीरियड था? रॉबेस्पियर का टाइम पीरियड। द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स, अब जो न्यू गवर्नमेंट आई रॉबेस्पियर की उसने वुमेन्स के इन क्लब्स को क्लोज कर दिया। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और उनके द्वारा स्टार्ट की गई किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मतलब बैन कर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, इनमें से जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर रही थी या जिन्होंने क्लब्स को ओपन किया हुआ था उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को इनमें से जो है फांसी पर लटका दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू,
हालांकि जो वुमेन्स थी उनका वोटिंग राइट को लेकर और जो इक्वल जो वेतन था उसको लेकर उनका मूवमेंट जो था आंदोलन कंटिन्यू रहा थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर 200 ईयर्स तक 200 सालों तक इनका ये जो डिमांड थी ये कंटिन्यू रही अपने मूवमेंट के थ्रू। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। हालांकि जो उनका ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट था मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो वोटिंग का राइट था उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो 19th और के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के नियर अबाउट उन्हें मिला। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। मतलब जो फ्रेंच वुमेन थी उनके जो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स थे उनसे मोटिवेट होकर बाद में जो वीमेंस थी उन्होंने अपने राइट्स के लिए वोटिंग राइट के लिए आवाज उठाई जहां से वो मोटिवेट हुई। इट वाज फाइनली इन 1946 और अंत में फाइनली 1946 में वुमेन को भी फ्रांस में वोटिंग का राइट मिल गया। इस पैसेज में एक रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी दी गौज के बारे में कुछ राइट किया गया है। ओलंपी दी गौज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस के अंदर एक क्रांतिकारी महिला के रूप में जो है ओलंपी दी गौज को जाना जाता है। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब ये जो है नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स दिया गया था as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to so in 1791। अब देखिए जो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया उसमें वुमेन्स को वो बेसिक राइट्स नहीं मिले जो किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए उपलब्ध होने चाहिए या उनको मिलने चाहिए। इसीलिए 1791 में जो गवर्नमेंट थी उसके थ्रू ये राइट उन्हें नहीं मिले, इसीलिए शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इसीलिए इन्होंने एक डिक्लेरेशन जो है अपने वुमेन के राइट्स के लिए लिखा, विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। ये जो भी उन्होंने लिखा ये किसको एड्रेस करते हुए, क्वीन, वहां की क्वीन और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। इसलिए उन्होंने इसके थ्रू डिमांड की कि जो विमेन्स हैं इनको भी राइट मिले। इन 1793 ओलंपी दी गौज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सफुली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। ओलंपी दी 1793 में ओलंपी दी गौज जो थी उनकी जो है आलोचना की गई और उनको मतलब ये फोर्स किया गया कि वो जो वुमेन क्लब उन्होंने ओपन किए हुए हैं उन सभी को वो बंद कर दे। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रेजन। और इसीलिए उन्हें नेशनल कन्वेंशन जो गवर्नमेंट थी उसके थ्रू दोषी ठहराया गया और उस पर देशद्रोह का जो है चार्ज लगाकर उसे पनिश किया गया। सून आफ्टर दिस शी वाज एग्जीक्यूटेड, और इसी देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।